जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही एनडीए में शामिल सभी दल अपना रंग दिखाने लगे हैं। पहला रंग तो नीतीश कुमार ने दिखा दिया है कि 32 पन्नों का लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी बगावत कर दी है। वहीं तीसरी बड़ी खबर यह है कि एनडीए में शामिल पशुपति पारस की पार्टी अब आरजेडी में महागठबंधन में शामिल हो सकती है। और आपको बताते चले कि पशुपति पारस से तीसरी बार लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हो चली है और लालू प्रसाद यादव अब इस इंतजाम में जुट गए हैं कि साल 2025 में तेजस्वी यादव को किसी कीमत पर सीएम बनाना है और आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। आखिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 32 पन्नों का लेटर पीएम को क्यों लिख दिया है? आखिर जीतन राम मांझी क्यों नाराज बताए जा रहे हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा कि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर आरजेडी महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। इसी के साथ ही साथ अगर आप पॉजिटिव इंडिया के सदस्य बनना चाहते हैं, आधिकारिक रूप से मेंबर बनना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन दिख रहा है वो ज्वाइन आप कर सकते हैं। पॉजिटिव इंडिया के आप आधिकारिक सदस्य भी बन सकते हैं। अब आते हैं वापस हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 32 पन्नों का लेटर पीएम मोदी को लिख दिया है और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह भी है कि सम्राट चौधरी ने भी सीएम नीतीश के 32 पन्नों के लेटर का समर्थन कर दिया है। वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान के भी बोल बदल चुके हैं। वह पीएम को सीधे चैलेंज कर रहे हैं और बिहार में 40 सीटें मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी अपने औकात से ज्यादा बड़बोले कर रहे हैं और बड़बोले बन रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। और बीजेपी का कहना है कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी की पार्टी 40-40 विधानसभा की सीटें बिहार के चुनाव में लड़ने के लिए मांग रही है, वो कहीं ना कहीं बड़बोलेपन के निशानी है। और इनका हाल भी उपेंद्र कुशवाहा वाला हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे ही केंद्रीय मंत्री बन गए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे कहा जाता है कि फलनमा को घी नहीं पचता है, उसी तरीके की बात हो गई और उपेंद्र कुशवाहा को लालच पकड़ लिया और ये सोचे कि हम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। और उसके बाद आखिर इनकी स्थिति क्या हो गई वो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, केंद्रीय मंत्री पद को छोड़ दिया था और उसके बाद आज उपेंद्र कुशवाहा कहीं कहीं भी नहीं रह गए हैं। एक मुखिया का भी चुनाव ये जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, या आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जीतन राम मांझी की भी स्थिति वही हो गई है। इनका एक जो ये मंत्री बने, एक सांसद जो जीते, वो भी मोदी के कृपा से। इनके पास कितने प्रतिशत वोट है, चाहे चिराग पासवान को देख लीजिए या फिर लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, जितनी भी पार्टियां जाति की राजनीति करती है, किसी के पास तो 5% वोट है, कोई 3% वोट का मालिक है, कोई 7% वोट का मालिक है, कोई 14% वोट का मालिक है। लेकिन अगर आपको सीएम बनना है, अगर आपको चुनाव जीतना है, तो आपको कम से कम 40 से 45% वोट चाहिए होगा। लेकिन ये लोग जो 3% 5% की राजनीति करते हैं, ये लोग अपने आप को पीएम बनते हुए, सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। और जीतन राम मांझी का बड़बोलापन नहीं तो आखिर क्या है, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। आप सबसे पहले जीतन राम मांझी का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे की प्रमुख बातें भी आपको बताने जा रहे हैं कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला।
तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं सर? नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको 1 और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगेंगे नहीं, वही मांग मेरी है। दो जगह हमको नहीं दिया गया कि चिराग पासवान कैसे सरकार की नीतियों से अलग हटकर अपनी राय रख रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए सरकार का कहना है कि बीपीएससी री एग्जाम नहीं होगा, जो लाठीचार्ज हुआ वो होना चाहिए था, बीपीएससी सही कर रही है, लेकिन चिराग पासवान इससे अलग सुर आलाप ले रहे हैं। उनका कहना है कि अब जो है बीपीएससी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। अब आप चिराग पासवान का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको पशुपति पारस का भी बयान सुनाएंगे, फिर हम आपको सीएम नीतीश कुमार के बयान के बारे में 34 पन्नों के लेटर के बारे में भी आगे बताएंगे। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से जरूर मैं भी सहमति रखता हूं। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्जामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्जामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्जाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए, ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार जरूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में सर? जरूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता। और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला, कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहां पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अगर पहले आ जाता है जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्जाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः जितने भी बच्चे हैं उन सबको दोबारा एग्जाम करवा। आपने चिराग पासवान का बयान सुन लिया होगा। वहीं आपको बताते चले कि पशुपति कुमार पारस से तीसरी बार लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात की है। पशुपति कुमार पारस का यही स्थिति था जो कि जीतन राम मांझी का भी है और पशुपति कुमार पारस को बीजेपी ने साइडलाइन लगा दिया। इनको ना तो लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई वैल्यू दी गई और इन्हें लग रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इन्हें एक भी सीट एनडीए नहीं देने वाली है। तब ये अब आरजेडी में चले जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव ने तो एनडीए को तोड़ दिया। पशुपति कुमार पारस जो एनडीए के साथी थे, अब ये महागठबंधन में जा रहे हैं। जीतन राम मांझी को भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने ऑफर दे दिया है। वहीं अब पशुपति कुमार पारस के बारे में बताया जा रहा कि ये जल्द ही औपचारिक रूप से महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार के बारे में भी अभी से कुछ दिनों पहले तक खबर चल रही थी कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें ऑफर दिया था कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इन सारे बातों पर क्लियरिफिकेशन दे दिया था और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये एनडीए में बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 34 पन्नों का एक लेटर लिख दिया है और बताया जा रहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ साथ कई सारे पैकेज और कई सारे मांगे की गई है। और ये मांगे, इस मांगों का बीजेपी के बड़े नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी समर्थन कर दिया है। अब देखना बाकी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 34 पन्नों का लेटर लिखा गया है, जो मांगे की गई हैं, वो मांगे सरकार मानती है अथवा नहीं मानती है, या फिर नीतीश कुमार के हाथ खाली रहते हैं और क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार गुस्सा करके महागठबंधन में चले जाएंगे। इन तमाम बातों पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे इन सारे मामलों में कोई भी अपडेट आएगा
हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।